नमस्कार। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं वर्कर्स फ्रंट यूपी के अध्यक्ष दिनकर कपूर जी। दिनकर जी, आपका हस्तक्षेप में स्वागत है। जी नमस्कार नमस्कार। नमस्कार अमलेंदु भाई। दिनकर जी, आप पिछले दिनों काफ़ी सक्रिय रहे हैं मजदूरों के तमाम समस्याओं को लेकर के। न केवल आंदोलन के स्तर पे बल्कि मजदूरों की लड़ाई जो न्यायपालिका में लड़ी जाती है उस स्तर पे भी आप काफ़ी सक्रिय रहे हैं। इधर कोरोना महामारी शुरू होने के बाद जो लॉकडाउन लागू हुआ उसके बाद जिस तरीके से मजदूरों के ऊपर जुल्म की कहानियां सामने आई और पिछले दिनों जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने श्रम कानूनों में जबरदस्त तरीके से परिवर्तन किए और वो परिवर्तन इस तरीके से किए कि अंततः जो उनका मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसको भी इनकी इन नीतियों का विरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये नीतियां जो हैं, जिस तरीके से श्रम कानूनों को जो है तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, तो क्या नीतियां हैं आखिर सरकार की? देखिए, मैं पहली बात जो आपकी बात से शुरू करना चाहता हूं कि आरएसएस और उससे जुड़ा हुआ जो बीएमएस है, उसकी जो विरोध की बात है वो महज नौटंकी है और मजदूरों में जनाधार न समाप्त हो जाए इसलिए बीएमएस फेस सेविंग के लिए ये विरोध कर रहा है। आप जान लीजिए कि पिछले करीब 6 सालों से जो ट्रेड यूनियन आंदोलन देश में चल रहा है, उस आंदोलन में बीएमएस ने कभी भागीदारी नहीं की, बल्कि सोनभद्र में कोयला परियोजना में तो हमने देखा कि बीएमएस के लोग मजदूरों के पक्ष में जो हड़ताल का कॉल दिया गया, ऑल इंडिया स्ट्राइक का कॉल दिया गया, उसके विरोध में खड़े हुए और उन्होंने कोयला उत्पादन को बढ़ाने का काम उस दिन किया। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि उनका विरोध तो दिखावटी है, उसका कोई महत्व तो नहीं है जी। क्योंकि नीतियों के स्तर पे आज जो नीतियां बन रही हैं वह नीतियां आरएसएस बना रही है, भाजपा की सरकारें उसको लागू कर रही है। जी। तो उस विरोध का कोई औचित्य नहीं है। जहां तक यह जो श्रम कानून को लागू करने का सवाल है, श्रम कानूनों को स्थगित करने का सवाल है, जो उत्तर प्रदेश से जिसकी यात्रा शुरू हुई कि 1000 दिनों तक उत्तर प्रदेश में मौजूद 38 जो श्रम कानून थे उनमें से 35 श्रम कानूनों को स्थगित कर दिया गया। इस संबंध में कैबिनेट की बैठक हुई और मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया कि हमने ये घोषणा कर दी और उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर श्रम मंत्री ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और जैसे कि मैंने आपको पिछली वार्ता में बताया था कि उन्होंने कहा कि कोई श्रम विभाग का अधिकारी एक नोटिस भी नहीं दे सकता। आज तक की तारीख में उस पत्रकार वार्ता के बाद अमलेंदु जी, आपको बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हमारे हस्तक्षेप के कारण सरकार आज तक अध्यादेश नहीं ला पाई, क्योंकि हमने ये सवाल उठाया है और हमने मुख्यमंत्री को, श्रम मंत्री को, प्रमुख सचिव श्रम को, प्रमुख सचिव विधि और न्याय को, भारत सरकार के श्रम मंत्री और भारत सरकार के श्रम सचिव को पत्र लिखा है और हमने कहा है कि कोई भी केंद्रीय कानून जो भारत की संसद द्वारा पारित है और राष्ट्रपति के दस्तखत से अधिसूचित है, उसमें कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार किसी भी राज्य की सरकार को नहीं है। ये स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान में कहा गया है, आप धारा 213 देख सकते हैं। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि यह जो श्रम कानून बने हैं, यह अनुच्छेद 21 और 43 जो हमारे एक जो 21 है वो मौलिक अधिकार में आता है, 43 नीति निर्देशक तत्वों में आता है, जो हमको सम्मानजनक जीने का अधिकार हर भारतीय नागरिक को देता है। इन अधिकारों को छीनने का अधिकार किसी भी राज्य सरकार को नहीं है। यहां तक कि लोक आपात माने आपातकाल अगर लगा दिया जाए तो भी जो 44वां संशोधन हुआ है भारतीय संविधान में सन 1978 में, उसमें स्पष्ट लिखा है कि आप
अनुच्छेद 21 को स्थगित नहीं कर सकते। और ये सारे कानून जो बने हैं वो अनुच्छेद 21 के तहत बने हैं, 43 के तहत बने हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार को कोई अधिकार नहीं है। हमारे दबाव का परिणाम ये हुआ कि सरकार चली गई है केंद्र सरकार से अनुमति लेने। तो और केंद्र सरकार भी, मैं कहना चाहूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से, कि केंद्र सरकार भी इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती। उसका कारण ये है कि ये सारे जो कानून हैं वह संसद द्वारा पारित किए गए हैं और संसद अभी सेशन में नहीं है। अगर कोई संशोधन का अध्यादेश राष्ट्रपति जी को दस्तखत करना है तो उसके लिए भी संसद के दोनों सदनों की से सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है। इसलिए बातें चाहे जो भी कर दी जाए, अध्यादेश आज तक जारी करने का साहस सरकार नहीं कर पाई है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जैसे न्यूनतम मजदूरी कानून है। न्यूनतम मजदूरी का अर्थ क्या है? न्यूनतम मजदूरी का अर्थ है कि एक परिवार अपने माने पत्नी और 2 बच्चे, उनके जिंदा रहने के लिए जो मजदूरी दे है वह मजदूरी न्यूनतम मजदूरी कहलाती है। और शुरू से लेकर न्यूनतम मजदूरी का जी को ये बताना चाहता हूं कि सरकार के इस कानून के जो धारा 21 के तहत बना है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णय दिए हैं। और अभी हाल ही में 2016 में जो हरियाणा और पंजाब के बिजली कर्मचारी हैं, उनको लेकर जो आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें उसने कहा कि अपने परिवार के खाने, उसके रहने की मजबूरियों के कारण एक मजदूर अपने सम्मान, अपने जीवन को दांव पर लगाकर इतनी कम मजदूरी में काम करता है और उससे यह काम कराना अमानवीय है, बंधुआ मजदूरी है, जिस पर हर सरकार को रोक लगानी चाहिए। और यह एक वेलफेयर स्टेट के खिलाफ है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि कानून सम्मत नहीं है, मनमर्जी पूर्ण है, ये निर्णय आर्बिट्रेरी है और इन द आइज ऑफ लॉ ये अनलॉफुल है, जिसे सरकार को वापस लेना पड़ेगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन दिनकर जी, समस्या ये है कि अभी देखिए, प्रधानमंत्री जो थे कल बात कर रहे थे जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, और आज रात भी 8 बजे प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। तो जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं तो कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई हमने जो था लॉकडाउन मतलब लागू किया था, तो हमने सबसे कहा था कि जो जहाँ है वहीं रहे, और लेकिन लोगों का मन है तो इसलिए हमको जो है कुछ मतलब बदलाव करने पड़े। तो मेरा के मतलब सोचना ये है कि ऐसी गंभीर परिस्थितियों में कि जिस मतलब प्रधानमंत्री ने जिस अदूरदर्शितापूर्ण तरीके से 4 घंटे के नोटिस पे लॉकडाउन को लागू किया, उसके परिणाम स्वरूप लाखों मजदूर जो थे वो इस तरीके से विस्थापित हुए। और जो सड़कों पर नज़ारा था, मुझसे कई लोगों ने कहा, जो जिन लोगों ने विभाजन के दृश्य देखे थे, उन्होंने भी कहा कि मतलब विभाजन के समय भी इस तरीके के दृश्य जो थे वो नहीं थे। ऐसे दृश्य नहीं थे कि मजदूर मतलब इतने किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर और 1500 किलोमीटर लोग जो है वो पैदल चलते चले जा रहे हैं, रास्ते में मर रहे हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, ट्रेन की पटरियों पर चल रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, रास्ते में माएँ जो है बच्चों को जन्म दे रही हैं, फिर नव प्रसूता जो है वो नवजात को लेकर के चलती चली जा रही है 200 किलोमीटर। इस तरीके की घटनाएं हुई। उसके बाद भी प्रधानमंत्री को इन घटनाओं पर खेद तो नहीं जता रहे प्रधानमंत्री, बल्कि एक तरीके से व्यंग कर रहे हैं कि लोगों का मन होता है, यानी लोगों का मन है, जो लाखों लोग जो है वो अपने घरों के लिए चल पड़े, लोगों का मन था। ये प्रधानमंत्री का जो आशय था, मैं समझता हूं कि अगर मेरा सोच सही है, मतलब प्रधानमंत्री का आशय यही है, तो मुझे लगता है कि ये गंभीर बात है। आप क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री के मन पे? देखिए, दरअसल मोदी जी मन की ही बात करते हैं और मन ही उनको समझ में आता है और मन ही मन वो ये सोचते हैं कि मन से ही लोग को खाना मिल जाएगा, रहना मिल जाएगा। मैं आपको बताऊं अमलेंदु जी, सच्चाई
हेलो। जी जी, आ रही आवाज, आ रही। हेलो। हाँ, आ रही आवाज, आ रही। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री जी मन की जो उनकी गति है वो इतनी तेज चलती है कि वो न विशेषज्ञों से राय लेते हैं, न अपनी कैबिनेट को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, न वो इस देश के अन्य बुद्धिजीवियों से कोई सलाह लेते हैं। दूसरे की मन की बात तो वो सुनते ही नहीं, वो अपने ही मन की बात करते हैं। और आपने देखा कि पिछले दिनों उन्होंने मन उनका किया, उन्होंने नोट बंद कर दिए। जी और नोट बंद कर दिए तो परिणाम ये हुआ कि लाइनों में लोग लगे और मर गए। जी छोटा उद्योग, मझोला उद्योग बर्बाद हो गया, जी खेती किसानी चौपट हो गई। उनके मन के चक्कर में हर घर में मर्द मेहरारू में झगड़ा हो गया। जी जो पत्नियां पैसा छुपा के रखी थी वो सब निकालना पड़ा, जी। और पति को पता लग गया तो हर घर में झगड़ा खड़ा भी हो गया। हाँ तो वो मन के चक्कर में देश में कुछ भी करा सकते हैं। हाँ। और मन ही था उनका कि 4 घंटे में उन्होंने देश में लॉकडाउन कर दिया। जी आप जानते हैं बगल का बांग्लादेश है, उसने भी लॉकडाउन किया लेकिन 3 दिन का टाइम दिया। जी उसने अपने लोगों को ट्रेन से भेजा, लेकिन इन्होंने 4 घंटे में लॉकडाउन कर दिया। आप सोचिए, मैं तो सोचता हूं कि कैसे ये देश चल रहा है। 30 जनवरी को WHO ने एडवाइजरी जारी कर दी इमरजेंसी की, और WHO के पूरे इतिहास में 6 बार सिर्फ एडवाइजरी जारी हुई है। इतना सीरियस वार्निंग थी WHO की, और हमारे प्रधानमंत्री जी का मन था तो नमस्ते ट्रम्प करा रहे थे, और पूरा अहमदाबाद बर्बाद हो गया आपके आंखों के सामने। आज वहां का मुख्यमंत्री हाथ खड़ा कर दिया, वहां पैरामिलिट्री फोर्स लगानी पड़ रही है, वहां लोग मर रहे हैं। मुझे ये रिपोर्ट है कि अस्पताल में जाते ही आधे घंटे में लोग मर जा रहे हैं। जी जी आप जानते हैं जी आगरा का मेयर लिख के भेजा है कि आगरा को वुहान बनने से बचाइए। जी आगरा की हालत यह है कि आगरा का जो मॉडल था, एक इनके लव अग्रवाल साहब आते हैं, आप देखते होंगे टीवी चैनलों पर रोज प्रेस मीट में, वो अभी 15 दिन पहले या मेरे ख्याल से 1 महीना पहले वो आगरा मॉडल को देश का सबसे अच्छा मॉडल बता रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हेलो। योगी जी को 4 प्रमुख सचिव भेजने पड़ रहे हैं कि वो जाएं और जाके IAS स्तर के अधिकारी वो आगरा की स्थिति को संभाल ले, CMO को संभाले। दरअसल मजदूर मन के कारण नहीं जा रहा है। मैं तो इस देश के 50,000 मजदूरों से डायरेक्टली कनेक्टेड हूं, क्योंकि मैंने सबसे पहले अपना नंबर वर्कर्स फ्रंट की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, तो वो मेरे संपर्क में है। आपको मैं बताऊं तो आपका दिल दहल जाएगा। मजदूरों को खाना नहीं मिल रहा है, 2-2 दिन, 3-3 दिन उनको पानी नहीं मिल रहा है। उनके जो मालिक हैं वो डंडा मार के उनको घर से निकाल दिए हैं। सड़क पे वो जा रहे हैं तो पुलिस मार रही है, वहां से लौट के वो घर आ रहे हैं। माने एकदम अफरा तफरी की स्थिति है। और कोरोना फैल जाने से अगल बगल मजदूरों को तो ये लग रहा है कि उनका कोई पूछने वाला नहीं है। एक तरह से सच्चाई ये है कि मजदूरों को बेसहारा छोड़ दिया गया है। मैं अमलेंदु जी कहना चाहूंगा मोदी जी से, बराए मेहरबानी मोदी जी, आपसे मेरी विनती है कि अगर आप मजदूरों को घर नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम पुलिस को ये तो कहिए कि रास्ते में वो लाठी ना मारे। आपके इस आतंक के कारण आज हालत ये हो गई कि मजदूर ट्रेन की पटरियों पे चल रहे हैं और कट के मर रहे हैं। औरंगाबाद में मर गए, दुद्धी में, सोनभद्र में एक मजदूर की अभी परसों हो गई। और हालत ये बुरी हो गई है कि पंजाब में, गोवा में मजदूरों ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। तो कम से कम इतना रोक दीजिए, आप मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में रखिए। और मैं समझता हूं कि इसकी जवाबदेही आज जो हालात देश में पैदा हुए हैं मजदूरों के, उसकी जवाबदेही और किसी की नहीं, सीधे सीधे मोदी जी की है। और उनको मन की बात सोचने की जगह दिमाग की बात सोचना चाहिए, विशेषज्ञों से राय लेके अपने कदम उठाने चाहिए। और 8 बजे वो राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, अभी भी टाइम है। मेरा ये निवेदन है कि वो उसके पहले विशेषज्ञों से राय ले ले कि क्या देश में करना है, तब उसके बाद ही वो कोई घोषणा करें। आप शराब की दुकान खोल देते हैं, पूरा पुलिस विभाग हतप्रद है। हमसे कई अधिकारियों ने ये कहा कि ये
हमारी 40 दिन की मेहनत बर्बाद हो गई। एक दिन आपने शराब की दुकान पहले दिन खोली, इतनी भीड़ टूटी कि पूरा जी पूरा लॉकडाउन एक तरह से कहिए तो जो 40 दिन की मेहनत थी वो पूरी मेहनत बेकार हो गई। तो जी आप देश की इकोनॉमी के लिए शराब खोल दे रहे हैं। ये मन है आपका, आपका मन हुआ आपने शराब खोल दिया, कमीशन खाना था आपने शराब खोल दिया। तो ये मैं कह रहा हूं कि मन की जगह दिमाग से काम किया जाए। एक बड़ी कठिन परिस्थिति है और ये संकट विश्वव्यापी है, महामारी का, ये इतनी जल्दी नहीं जाएगा। इसलिए हड़बड़ी में कोई काम ना करिए, सबसे सलाह मशवरा राय लेके काम किया जाए। जो मुख्यमंत्रियों से बैठक आज आप कर रहे हैं वो बैठक आप 24 के पहले भी कर सकते थे, लॉकडाउन लगाने के पहले भी कर सकते थे अपने कैबिनेट मिनिस्टर से, मुख्यमंत्रियों से। तो शायद हम समझ पा रहा हूं मैं कि हम ये जो त्रासदी हमारे सामने घटित हो रही है इससे हम बच पाते। और जो मजदूर हमारे मरे हैं, जो मेरे लिए तो बहुत ही दुखद है क्योंकि मेरी संवेदनाएं सीधे मजदूरों से जुड़ी हुई हैं। मैं समझता हूं कि उनकी जान बचाई जा सकती थी, उनको अकाल मौत से बचाया जा सकता था। जी बिल्कुल दिनकर जी, लेकिन अब एक आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि जो परिस्थितियां दिख रही हैं इस समय, और विपक्ष तो एक तरीके से समझिए कि बिल्कुल गायब ही है, मतलब विपक्ष कहीं दिख ही नहीं रहा है। और ट्रेड यूनियनों का हाल भी आपको पता है कि ट्रेड यूनियनें भी जो है वो किस तरीके की मतलब हो गई हैं। एक तो ट्रेड यूनियंस जो है वो संगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उन पे उनका असर होता है, उनके लिए काम करती हैं। लेकिन जो हमारे देश का 95% श्रमिक है वो असंगठित क्षेत्र में है। तो ऐसे में मजदूर के सामने विकल्प क्या बचता है? आखिर वो सरकार की अगर जो जुल्म है उसको ना सहे तो उसके पास विकल्प ही क्या है? मतलब जाए तो जाए कहाँ मजदूर, क्या करे? देखिए अमलेंदु जी, मैं कहना चाहता हूं कि पहले तो इस परिस्थितियों को समझा जाए। ये बेसिकली परिस्थितियां हैं क्या, और जो ट्रेड यूनियन दायरा है जिसमें ट्रेड यूनियन काम कर रही हैं, 10 से 5 ऑफिस स्ट्रक्चर संगठित, हवाई जहाज की यात्राएं, सरकारी पैसे से खाना खर्चा, तो वो ट्रेड यूनियन का अब कोई भविष्य नहीं है। वो ट्रेड यूनियन आंदोलन का अब कोई भविष्य नहीं है, वो चाहे किसी भी धारा की ट्रेड यूनियन आंदोलन हो। क्योंकि इस देश में जो श्रम शक्ति है वो 95% जैसा आपने कहा वह सच्चाई है कि असंगठित क्षेत्र में है। और आप खुद अपनी आंखों से देखिए कि इन पूरी परिस्थितियों में, परिदृश्य में, जब मजदूर इतनी बुरी हालतों में है, आपको कहीं ट्रेड यूनियन का आता पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए पुराने ढर्रे का तो ट्रेड यूनियन चलेगा नहीं। जो ये आज परिस्थितियां हैं ये पुराने दौर से भिन्न है। दरअसल अभी तक इस देश में जो नीतियां थी पिछले 91 से पहले, वह एक इंडस्ट्रियल औद्योगिक पूंजीवाद की नीतियां थी। और वह औद्योगिक पूंजीवाद 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। और आपकी जानकारी है ही आपको कि जब सामंतवाद से पूंजीवाद आया था तो बहुत बड़े पैमाने पे लाखों लोग दुनिया में मरे थे, क्योंकि कुटीर उद्योग पूरा चौपट हो गया था मैनचेस्टर वगैरह में मशीनों के लगने के कारण। जब 1917 की रूसी क्रांति आई तो पूंजीवादियों को यह डर था कि कहीं पूरे देश दुनिया में मजदूर राजनीतिक सत्ता पर कब्जा न कर ले, इसलिए उन्होंने एक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को सामने लाया। और वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को सामने लाने के बाद आप देखेंगे 1926 में पहला ट्रेड यूनियन एक्ट बना और उसके बाद बहुत सारे एक्ट्स बने, क्योंकि मजदूरों की सेफ्टी से लेके सब प्रश्न उनके सामने थे जिनको उनको हल करना था। अब जो दौर चल रहा है वो वित्तीय पूंजी का दौर है, ये औद्योगिक पूंजी से भिन्न है। और यह जो वित्तीय पूंजी का दौर शुरू हुआ है, ये छोटे मझोले उद्योग को, किसान को, मजदूर को, आमतौर पे कहिए तो सारे मेहनत कश तबके को बड़े पैमाने पर बर्बाद करेगा। और मैं समझता हूं कि मोदी सरकार जो शुतुरमुर्ग की तरह बैठी हुई है बालू में अपना सिर छुपा के, उसकी एक बड़ी वजह ये है। तो इसलिए मजदूरों को अपनी राजनीतिक शक्ति बनानी होगी और राजनीतिक सत्ता हासिल करने की ओर बढ़ना होगा। इसके अलावा मजदूरों के पास दूसरी कोई रास्ता नहीं है। यह जो पूंजीवादी जमींदार व्यवस्था है, इसका खूंखार चेहरा इस
कोरोना महामारी में इस देश ने देखा है, और इसलिए इस पूंजीवादी जमींदार व्यवस्था में मजदूर का कोई भला नहीं होगा। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि इस पूंजीवादी जमींदार व्यवस्था को बचाने वाली जो राजनीतिक दल है वह भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जैसे राहुल गांधी जी ने कल ट्वीट किया, मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने मजदूरों के सवाल पे ट्वीट किया, लेकिन वहीं आप देखिए तुरंत पंजाब और महाराष्ट्र की सरकार ने वही रास्ता अपना लिया जो आरएसएस भाजपा। जी हाँ बिल्कुल। जो आरएसएस और भाजपा की, हेलो जी हाँ आ रही आवाज आ रही है। हेलो, जी वही रास्ता अपना लिया जो आरएसएस और भाजपा की सरकारों ने उठाया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी या कांग्रेस तो उसकी उन नीतियों की जननी है, तो उस रास्ते को वो नहीं बदलेगी तो वो मजदूरों का कोई भला नहीं कर सकती, वो मजदूरों को कुछ नहीं दे सकती। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे 1% ही सही, अगर अभी भी कोई संभावना मौजूद है तो भारतीय न्यायपालिका में मौजूद है। और हम जो भी अध्यादेश आए हैं, काम के घंटे 12 करने की जो अधिसूचना इन्होंने जारी की है उत्तर प्रदेश सरकार की, उसके लिए हम न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं। और क्योंकि मैं ये मानता हूं कि काम के घंटे 12 करके बुनियादी तौर पर, अब आप देखिए कल आप प्रधानमंत्री जी का जिक्र कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी आमतौर पे कहते हैं कि मजदूर का हमें बड़ा बड़ा करना है, मजदूर श्रमिक, और श्रमिक को उन्होंने कहा राष्ट्र निर्माता है। हमारे भी मुख्यमंत्री जी जब रोज विज्ञप्ति जारी करते हैं तो एक पैरा वो श्रमिक जरूर देते हैं और ये जरूर बताते हैं कि हम इतने लाख रोजगार लोगों को सृजित करेंगे। लेकिन 12 घंटा का आदेश अकेला, मैं अमलेंदु भाई आपको बता रहा हूं कि जो मौजूदा वर्कफोर्स काम कर रही है, नौकरी कर रही है, 33% लोग उसमें से निकाल दिए जाएंगे। 8-8 घंटे की जो शिफ्ट होती थी, 12 घंटे की शिफ्ट होने के बाद 33% अभी काम करने वाले मजदूरों की छटनी होने जा रही है। नई नौकरी सृजन की तो कि इसके खिलाफ हम न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि मजदूर जीतेगा, और जो ताकतें मजदूर की ये हालत की हैं उनको मजदूर आने वाले समय में सजा देगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिनकर जी, आप हमारे साथ जुड़े। और मित्रों, आपने हमारा ये वीडियो पूरा देखा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है, घंटी वाला बटन, उसको जरूर दबाएं ताकि जब नया वीडियो कोई अपलोड हो तो आप तक जो है उसकी जानकारी सीधे सीधे पहुंचे। चैनल को, और मैं भी मजदूर साथियों से निवेदन करूंगा कि यह जो जनहित का, जन आवाज का चैनल है हस्तक्षेप, इसके बटन को आप जरूर दबा के, और इसको मैं कहना चाहूंगा कि जो मजदूर हैं वो और ग्रुपों में भी डालें ताकि मजदूरों को उनके साथ हो रहे उत्पीड़न की सही सही जानकारी मिल सके। जी दिनकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और मित्रों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।